हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपकी जो लास्ट पेपर आपका MSG 12 उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो रेड मार्क जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे महत्वपूर्ण आप जैसा कि आपको पता है। ठीक है। सो पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में थोड़ा सा अलग चीज़ें करी गई है। पहली चीज़ ये कि आपको थोड़ा डिटेल आंसर भी मिलेगा, इसका शॉर्ट आंसर भी मिलेगा। राइट, ताकि उसकी आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। तो दीदी कहानी में व्यक्त परिवार और समाज के स्वरूप का वर्णन करें। तो बेसिकली इसमें आपको जो एक्चुअल में एग्जाम में इस तरह लिखना होता है। ठीक है। सो दीदी कहानी बेसिकली MT वासुदेवन नायर द्वारा लिखित है। में परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक संयुक्त जटिल है, जहाँ दीदी घर परिवार की जिम्मेदारियों में फंसी एक सशक्त स्त्री है जो समाज की रूढ़िवादी मान्यताओं और पितृसत्तात्मक दबावों जैसे दहेज, ननद देवर की परवरिश, पति का विदेश व्यापार के बीच अपने अस्तित्व और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती है, जो उस समय के केरल के समाज और महिलाओं की व्यवस्था व त्रासद स्थिति को दर्शाता है, ये जहाँ व्यक्तिगत इच्छाओं पर सामाजिक मर्यादाएं जो है भारी पड़ती है। ठीक है। सो इस प्रकार आपकी जो दीदी कहानी की संवेदना है बेसिकली। इसमें आप देखोगे तो परिवार का स्वरूप कैसा है, तो संयुक्त परिवार है इसके अंदर। ठीक है। कि कहानी एक बड़े संयुक्त परिवार का परिवार को चित्रित करती है, जहाँ दीदी अपने पति, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों ननद देवर के साथ रहती है, जो परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। तो परिवार का स्वरूप इस तरह का है। संयुक्त परिवार है। पितृसत्तात्मक ढांचा है कि परिवार का मुखिया है दादा, धनवान और प्रतिभाशाली है और सभी सदस्य उसके बनाए नियमों और परंपराओं को अनुसार चलते हैं, जिससे महिलाओं पर परंपराओं का बोझ बढ़ता है। अगला पक्ष है कि आर्थिक और सामाजिक दबाव भी यहाँ देखने को मिलता है कि दीदी के ससुराल वाले भी धनी हैं, लेकिन घर की गरीबी ने उसे दहेज में ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी भी दी है, जिससे वह एक बड़ी बहू और पत्नी के रूप में दोहरी जिम्मेदारी में आ गई है। ठीक है। रिश्तों में जटिलता भी यहाँ देखने को मिलती है कि परिवार के सदस्य जैसे अविनाश के बीच गहरे भावनात्मक रिश्ते हैं, लेकिन सामाजिक मजबूरियां और रूढ़ियां उन्हें खुलकर व्यक्त नहीं करने देती है, जिससे आंतरिक संघर्ष और तनाव पैदा होता है। तो ये परिवार का जो है स्वरूप हो गया। ठीक है। इसके बाद समाज का स्वरूप देखें दीदी कहानी में, तो देखो समाज रूढ़िवादी और परंपरावादी नजर आता है यहाँ पे कि समाज नैतिक धारणाओं और पुरानी मान्यताओं से झगड़ा हुआ है, जहाँ स्त्रियों को परंपराओं का पालन करने और पुरुषों की आज्ञा मानने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाओं की व्यवस्था यहाँ देखने को नजर आती है। समाज का जो पक्ष देखते हैं तब कि समाज में स्त्री की स्थिति दयनीय है, उसे अपनी इच्छाओं का दमन कर परिवार और समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप जीना पड़ता है। दीदी इसका प्रतीक है जो हर जिम्मेदारी को चुपचाप निभाती है, लेकिन उसके भीतर का संघर्ष और गहरा होता है इससे। ठीक है। समाज का एक और पक्ष यहाँ पे है कि आधुनिकता और परंपरा का टकराव इस समाज में देखने को मिलता है कि कहानी में आधुनिकता जैसे दीदी के पति का विदेश व्यापार और पारंपरिक समाज के मूल्यों के बीच में टकराव दिखता है, जिससे स्त्री जीवन और जटिल हो जाता है। ठीक है। एक और पक्ष है कि सामाजिक स्वीकृति बनाम व्यक्तिगत पहचान भी जो है कहीं ना कहीं टक्कर मतलब बेसिकली नजर आती है कि दीदी परिवार और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं अक्सर उसकी व्यक्तिगत पहचान और आकांक्षा पर जो है हावी हो जाती है। तो इस प्रकार आपने परिवार का स्वरूप और सामाजिक पक्ष स्वरूप जो है देख लिया। ठीक है। संक्षेप में क्या कह सकते हैं अपन कि दीदी कहानी एक ऐसी भारतीय नारी का चित्रण करती है जो एक बड़े परिवार और समाज की जटिलताओं, अपेक्षाओं और दबावों के बीच फंसकर अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, अपनी आंतरिक त्रासदी को सहती है और उस समाज के सामाजिक यथार्थ का मार्मिक चित्रण भी है इसमें आपको देखने को मिलता है। सेकंड कहानी में आपको जो है बेसिकली इसकी पूरी जो शॉर्ट स्टोरी देखने को मिल जाएगी आपको। थोड़ा सा जो है इसमें आप शॉर्ट में से इसको देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो असमिया कहानी। ठीक है। असमिया कहानी के इंदिरा गोस्वामी के योगदान पर चर्चा कीजिए। असमिया कहानी है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित है, उनकी इस पर चर्चा करनी है आपको। ठीक है। नाउ सो इसको अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपकी भूमिका कैसी है असमिया कहानी की, देखो ये लिखी गई है आपकी इंदिरा गोस्वामी द्वारा। इनका पूरा नाम है माननीय रायसोम गोस्वामी। ठीक है। तो असमिया कथा साहित्य की सशक्त यथार्थवादी लेखिका है ये। असमिया कहानी सांस्कृतिक पहचान और मानवीय संवेदना की जो है कहानी है। ठीक है। कथा विकास में योगदान के साथ देखो यहाँ पे यथार्थवादी दृष्टि दिखती है यहाँ पे। ठीक है। कि कहानी में असमिया समाज का जीवन, स्त्री पीड़ा और जातीय संघर्ष यहाँ पे आपको नजर आता है। भावुकता नहीं है यहाँ पे, जिया हुआ यथार्थ कि जो असल जिंदगी में जो जिया हुआ यथार्थ है वो जो है यहाँ पे आपको नजर आता है। ठीक है। इसके बाद आप आगे देखोगे तो स्त्री चेतना यहाँ पे किस तरह की है कि इंदिरा गोस्वामी की स्त्री पात्र जो है वो मौन नहीं है, कि सहती नहीं है, संघर्ष करती है वो। ठीक है। असमिया में स्त्री परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसी हुई है, कि परंपरा और आधुनिकता के बीच जो है फंसी हुई स्त्री नजर आती है, तो वो संघर्ष करती हुई नजर आती है, न कि इस जो संक्रमण का दौर उस या संक्रमण वाली चीज़ें जो है मौन रूप से सहन करती है, वो संघर्ष करती है इस चीज़ से। ठीक है। इसके बाद आगे बात करें तो भाषा और शिल्प कैसी है, तो सरल प्रभावपूर्ण भाषा है, स्थानीय शब्दों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है, संवेदनशील प्रतीकात्मकता है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद सामाजिक संदर्भों की अगर बात करें तो यहाँ पे जातीय अस्मिता आपको देखने को मिलती है, विस्थापन देखने को मिलता है और सांस्कृतिक संकट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है असमिया कहानी में। ठीक है।
निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि निष्कर्ष ये है कि असमिया कहानी इंदिरा गोस्वामी की मानवतावादी दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहानी को स्थानीय से सार्वभौमिक बना दिया, ठीक है, स्थानीय से सार्वभौमिक बना दिया। तो इस तरह असमिया कहानी के ऊपर जो आएगा आप उसमें से लिखोगे। देखो जैसे जो कहानी मैं डिस्कस करता जाऊँगा उसके बारे में आपको एक मिनिमम इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। उस मिनिमम इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही अपना आंसर आपको लिखना है, ठीक है, राइट। ओडे चुरनन मेरे कहानी के आधार पर मात्रहीन बच्चे की मानसिक स्थिति पर जो विचार करना है। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर ही इसकी संवेदना नजर आ रही है कि एक मात्रहीन बच्चा, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है किस कहानी में, ओडे चुरनन मेरी में, ठीक है। तो भूमिका कैसी है, यह है कहानी बाल मन मातृत्व के अभाव की गहन संवेदना को प्रस्तुत करती है। मातृहीनता का प्रभाव कैसा होता है कि बच्चा भावनात्मक रूप से असुरक्षित और अकेलापन महसूस करता है। भावनात्मक रूप से अकेलापन और असुरक्षित महसूस करता है। माँ की अनुपस्थिति मानसिक रिक्तता पैदा करती है। क्या पैदा करती है? मानसिक रिक्तता। इसके बाद आगे देखें तो मानसिक संघर्ष कैसा है कि बच्चा कल्पना में माँ को खोजता है, वस्तुओं से भावनात्मक संबंध बनाता है, चुप्पी, डर, उदासी आदि जो है उसमें ये सारे भाव जो दिखते हैं उसमें, ठीक है। वो बच्चा सामाजिक उपेक्षा का शिकार भी बनता है। समाज बच्चे की पीड़ा नहीं समझता, उसे सामान्य मानकर छोड़ देता है कि माँ का अभाव क्या होता है वो बच्चा खुद सहन कर रहा है, उसी को पता है। समाज जो है उसको क्या समझता है कि नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट वो बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी होगी जिसकी माँ उसके पास नहीं है और वो कल्पनाओं में किन्हीं दूसरी वस्तुओं में जो अपनी माँ को खोज रहा है, तो काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। सो बेसिकली समाज का यहाँ पे संवेदनहीन नजर आता है थोड़ा सा। तो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि कहानी मातृत्व के मनोवैज्ञानिक महत्व को रेखांकित करती है। यह केवल कहानी नहीं, बाल मनोविज्ञान का जो है सशक्त दस्तावेज भी बन पड़ती है, ठीक है। नाउ इसके बाद टोबा टेक सिंह कहानी आपकी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में पहले स्टोरी को बता दिया कि इस कहानी में बेसिकली है क्या, ठीक है, ताकि आपको इस पर और भी क्वेश्चन आए तो आप उसको जो समझ पाओगे, ठीक है। सो बेसिकली टोबा टेक सिंह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को पागलखाने के माध्यम से दर्शाती है, जहाँ मंटो ने दिखाया कि कैसे धर्म के नाम पर हुई इस त्रासदी ने लोगों की पहचान, रिश्तों और मानसिक संतुलन को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे बिशन सिंह जैसे पात्र अपनी जगह से बिछड़कर न कहीं के रह गए और उनकी चीखें, जैसे कि इस प्रकार की चीखें होती ओपर दी गुड़ दी, अनेक्स दी बेध्याना दी मंगल दी दाल, इस तरह की व्यवस्था को मूर्खता और इंसानियत के विस्थापन का प्रतीक बन गई है। ये कहानी बताती है कि विभाजन की रेखाएं कागज पर तो खिंच गई पर इंसानों की जड़ों को तोड़ गई। अंततः समझदार और पागल के बीच की रेखा मिट गई है, जिससे हर कोई बेघर महसूस करने लगा है। तो ये आपके मूलतः पूरी कहानी का जो है सार है इसमें, ठीक है। इसके बाद अपन देखें इस पर तो टोबा टेक सिंह कहानी के आधार पर भारत विभाजन की त्रासदी पर विचार करना है, ठीक है। सही, इसको स्टार्ट करते हैं। तो भूमिका में क्या है कि लेखक इनके हैं सादत हसन मंटो, ठीक है। कहानी का मूल कथानक क्या है कि ये भारत पाकिस्तान विभाजन की मानवीय त्रासदी को उजागर करती है। बिशन सिंह का चरित्र क्या है? बेसिकली बिशन सिंह एक मानसिक रोगी है पर सबसे अधिक सचेत है। मानसिक रोगी है या फिर उसको मानसिक रोगी घोषित किया गया है या फिर वो जो भी है, बट वो सजग है, ठीक है, सचेत है वो, ठीक है, मुख्य पात्र है इस कहानी का। टोबा टेक सिंह कहाँ है, यही सवाल पूरी कहानी का है। टोबा टेक सिंह कहाँ है, यही सवाल पूरी कहानी के अंदर जो है घूमता हुआ नजर आता है। विभाजन की विडंबना क्या है कि जमीन बांटी गई, इंसान नहीं, पागल खाने तक भी बांट दिए गए। तो ये पूरी कहानी की मूल संवेदना की पूरी विडंबना है। पूरी कहानी की विडंबना यही है कि जमीन बांटी गई, इंसान नहीं, पागल खाने तक यहाँ पे बांट दिए। प्रतीकात्मक अर्थ क्या है इसका कि बिशन सिंह का सीमा पर मर जाना मानवता की मौत है और राष्ट्रवाद की क्रूरता है, ठीक है। तो बिशन सिंह जो है इनकी डेथ हो जाती है सीमा एक बॉर्डर एरियाज पे कि इधर भारत पाकिस्तान, इधर, तो इनकी डेथ यहाँ हो जाती है। तो ये मानवता की मौत है, बेसिकली राष्ट्रवाद की क्रूरता है। निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि टोबा टेक सिंह विभाजन की सबसे सशक्त कहानी है। यह इतिहास नहीं, मानव पीड़ा का दस्तावेज है, ठीक है। सो अगर टोबा टेक सिंह पर अगर कोई कहानी आती है, ये कोई भी अगर प्रश्न आता तो आप इसको इस संवेदना के आधार पर लिखोगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो देखो एक प्रश्न है आपका कि अपना अपना कर्ज कहानी, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। दूसरा आपका एक कहानी जिसमें मैं अंडरलाइन करना भूल गया, ये आपकी जो कहानी है हरिमोहन झा की, ठीक है। मैथिली साहित्य धारा में हरिमोहन झा के अवदान पर, यानी इनके योगदान पर जो है मूल्यांकन करना है इसका। तो ये भी काफ़ी बार इनका ये जो है पूछा गया है, ठीक है। सो इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो अपना अपना कर्ज कहानी की भाषा शैली को स्पष्ट कीजिए। तो ये बेसिकली कहानी क्या है कि अपना अपना कर्ज कहानी बेसिकली अमृता प्रीतम की है, राइट। कहानी की भाषा शैली सरल, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है, जिसमें पंजाबी लोक तत्वों के साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, जो कहानी के गहरे मानवीय रिश्तों, विभाजन की त्रासदी और पात्रों के आंतरिक संघर्षों की मार्मिकता और रोचकता के साथ प्रस्तुत करती है, जिससे पाठक कहानी के भाव जगत से जुड़ जाता है। तो मोटा मोटा इनकी भाषा शैली जो है इस प्रकार की है, ठीक है। नाउ
सो भाषा शैली पे निगाह डालें तो देखो, सबसे पहले भाषा जो है इनकी जो है बेसिकली सरल और प्रभावमयी है। ठीक है, कहानी की भाषा अत्यंत सरल, सहज है, जिससे पाठक कहानी की प्रवाह में आसानी से बहते चला जाता है। ठीक है, दूसरा संवादात्मक शैली यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है कि कहानी में संवाद जो है बहुत प्रभावी होते हैं। पति पत्नी, दोस्तों और अन्य पात्रों के बीच की बातचीत के जरिए कहानी को कहानी आगे बढ़ती है और चरित्रों के मन की बातें भी सामने आती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की यथार्थवादी चित्रण यहाँ पे इन कहानियों में देखने को मिलता है कि प्रेमचंद की कहानियों की तरह ही ये इन कहानियों में, मतलब इसमें भी ग्रामीण जीवन, किसानों की गरीबी और कर्ज के जाल में फंसे होने की सच्चाई को यथार्थवादी ढंग से जो दिखाया गया है, जिससे पाठक भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। ठीक है, सो ये यथार्थवादी चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। चौथा है कि भावनात्मक गहराई जो होती है भाषा में, मार्मिकता और भावनात्मक गहराई जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, सीधे पाठक के हृदय को छूती है और सामाजिक मानवीय संवेदना को जगाती है। ठीक है, सो इस प्रकार इनकी भाषाई शैली की बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इनका कि चित्रात्मकता, इमेजरी, मतलब लेखिका दृश्यों, भावनाओं को ऐसा सजीव चित्रित करती है कि पाठक उन घटनाओं और माहौल को अपनी आंखों के सामने महसूस कर सकता है। छठा है प्रतीकात्मकता की, कहानी के पात्र, घटनाएं केवल व्यक्तिगत न रहकर व्यापक मानवीय स्थितियों और सामाजिक विसंगतियों का प्रतीक बन जाती है। जैसे कर्ज केवल आर्थिक नहीं है बल्कि मानसिक और नैतिक कर्ज भी है, जिसका भार जो है पात्रों को सताता है। सातवां यहाँ पे उग्र शैली का प्रभाव भी संभवतः देखने को मिलता है कि अगर यह कहानी उग्र पांडे, ये जो एक कवि है पांडे बेचैन शर्मा उग्र की जो इनकी एक शैली है अपने लिखने की, तो भाषा को ओजपूर्ण और उन्मुक्त होती है, लेकिन अमृता प्रीतम की शैली यथार्थ और मार्मिकता का मिश्रण है, जिससे नारी वेदना और मानवीय रिश्तों की जटिलता जो है प्रमुख होती है इनकी इनकी भाषा शैली में। ठीक है, सो जनरली भाषा शैली की जब बात करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट लिखने होते हैं, जनरली बहुत कॉमन पॉइंट आ जाते हैं कि सरल और प्रभाव में ही है, संवादात्मक है तो यथार्थ चित्रण है, भावात्मक गहराई यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, चित्रात्मकता है, इमेजरी है, प्रतीकात्मकता है। सातवां है उग्र की जो शैली का प्रभाव जो थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है ना। पांडे बेचैन शर्मा उग्र जो उनकी अपनी शैली है उसका प्रभाव भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं इसके बारे में फिर, कि अपना अपना कर्ज की भाषा शैली इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी को बोझिल होने से बचाती है और पाठक को कहानी के गहरे अर्थ और मार्मिकता तक ले जाती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक सरल भाषा में भी गहरी सामाजिक सच्चाइयों और मानवीय भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, थोड़ा डिटेल में इसलिए है क्योंकि आप डिटेल में लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। छोटे पॉइंट्स में ठीक है वो एक तरीका है, बट ये भी तो एक तरीका है जिससे आप सीख सकते हो, राइट। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल मिल जाती है, राइट। एक है आपका 5 पत्र, कहानी की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। मूल संवेदना का मतलब है कहानी में क्या दिखाया गया, क्या शो करने का प्रयास किया गया। तो लेखक इनके हरिमोहन झा। 5 पत्र कहानी की मूल संवेदना रिश्तों की बदलती प्रकृति, आधुनिकता के कारण मानवीय संबंधों में आई दूरी और अकेलेपन का मार्मिक चित्रण है, जहाँ प्रेम, मोह और कर्तव्यों के बीच संघर्ष दिखाया गया है और अंततः व्यक्ति की व्यवस्था, मोहभंग और एकाकीपन को दर्शाते हुए बताती है कि कैसे समय के साथ लोग एक दूसरे से कट जाते हैं और जीवन का यथार्थ मोह से विरक्ति की ओर बढ़ता है। ठीक है, कि मोह से विरक्ति की ओर किस तरह बढ़ता है व्यक्ति इस बेसिकली आज आधुनिकता के दौर में, बेसिकली है ना। तो एक अकेलापन ज़्यादा है यहाँ पे, व्यवस्था, मोहभंग और एकाकीपन जो है व्यक्ति में उभर रहा है, उसकी जो है बेसिकली कहानी बयां करती है। ठीक है, मूल संवेदना में क्या देखो, बदलते हुए रिश्ते हैं। ठीक है, तो कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, मोह और आदर समय के साथ कैसे कटुता, उपेक्षा और विरक्ति में बदल जाता है, कैसे बेटे बहू का रिश्ता भी स्वार्थ पर आधारित हो जाता है या आधारित। ठीक है, ये तो सच्चाई है भाई, राइट। नाउ आधुनिकता और अकेलापन, यह कहानी व्यक्ति के बदलते परिवेश और आधुनिकता के कारण परिवार के भीतर पैदा होने वाले अकेलेपन को दर्शाती है, जहां अपने ही लोग दूर हो जाते हैं और व्यक्ति एकाकी यानी अकेला महसूस करने लगता है। ठीक है, क्योंकि स्वार्थ से भरी लबालब दुनिया में व्यक्ति केवल तब तक आपके साथ में है जब तक उसका स्वार्थ सद रहा है आपसे। ठीक है, जिस दिन उसका स्वार्थ सदना बंद हो जाएगा आपसे, वो एकदम निकल लेगा, वैसी वाली स्थिति है। क्योंकि महत्वाकांक्षा से भरी हुई जो है बेसिकली समय की जो कह सकते हो कड़ी है, तो इसलिए इस तरह की जो संवेदनाएं उभर के आती कहानियों के अंदर भी। मोहभंग और यथार्थ यहाँ देखने को मिलता है कि पत्रों के माध्यम से नायक देव कृष्ण का अपनी पत्नी से मोहभंग, फिर बेटे बहू से मोहभंग और अंततः अपनी स्त्री के प्रति कटु भाव, जीवन के कटु यथार्थ और मोह की विरक्ति को दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो व्यवस्था और पलायन, ये भी देखने को मिलता है कि अंतिम पत्र में नायक की व्यवस्था और एक प्रकार की पलायन की भावना दिखती है, जहाँ अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने की इच्छा न व्यक्त करता है, जो जीवन के प्रति उसकी गहरी निराशा को बताता है। ठीक है, संक्षेप में क्या कह सकते हैं कि यह कहानी मानवीय संबंधों की क्षणभंगुरता, आधुनिक जीवन की जटिलता के बीच व्यक्ति के अकेलेपन और मोहभंग की मार्मिक गाथा है, जिसे
पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। मार्मिक गाथा तो है ही, बट ये व्यक्ति अपने आप में क्रूर भी हो जाता है उस टाइम पे कभी कभी, ठीक है। क्रूरता ही तो है, जीव जीवन से मोहभंग हो जाता है जिस व्यक्ति का, वो बेसिकली कह सकते हैं कि इमोशनली क्रूर हो जाता है, ठीक है। दोनों चीज़ें हो सकती है स्टिल, ओके। नाउ अब अपन चर्चा करेंगे प्राणधारा की संवेदना पर। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बार बार से, है ना। प्राणधारा की संवेदना पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर जयकांतन को पूछा गया बार बार से, रघुवीर चौधरी को भी पूछा गया है, ठीक है। सो इन पर अपन चर्चा करेंगे अब, राइट। नाउ प्राणधारा की संवेदना। तो प्राणधारा कहानी बेसिकली तेलुगु साहित्य के प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ी हुई है। देखो इस पेपर में ना बेसिकली आपको जैसे केरल की साहित्य की स्टोरियाँ देखने को मिलेगी, आपको तेलुगु साहित्य में जो स्टोरियाँ देखने को मिली वो मिलेंगी, गुजरात में जो स्टोरीज लिखी गई वो देखने को मिलेंगी, ओडिशा में जो लिखी गई वो देखने को मिलेंगी। मतलब अलग अलग रीजन है, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, जितने भी अलग अलग साहित्य हैं उनकी परंपराओं से स्टोरीज ले लेके जो इसमें डाली गई है, ताकि पता लगे कि उस पर्टिकुलर विचारधारा के लोग जो किस तरह की कहानी लिख रहे थे। तो प्राणधारा संवेदना प्राणधारा जो कहानी है वो बेसिकली आपकी तेलुगु साहित्य से के प्रगतिशील आंदोलन से जुड़ी हुई है। यह कहानी बेसिकली कालीपट्टनम रामाराव द्वारा लिखी गई है, जो दलितों के उत्थान, सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदना, खास करके शोषितों की पीड़ा को केंद्र में रखती है, जिसमें वामपंथी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। यह जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करती है, ठीक है। तो संवेदना कैसी? संवेदना का मतलब है कि प्राणधारा कहानी में क्या दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो बेसिकली संवेदना इस प्रकार की कि दलितों का संघर्ष यहाँ देखने को मिलता है, यथार्थवाद यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रगतिशील दृष्टिकोण देखने को मिलता है। प्रगतिशील वाले जो है बेसिकली अवेयरनेस वाले, अवेयर करना चाहते हैं जो शोषित दलित या पीड़ित वर्ग है उनको, ठीक है। और मानवीय पीड़ा में देखने को मिलती है। तो दलितों का संघर्ष, यह कहानी दलितों के जीवन, उनकी समस्याओं और सामाजिक भेदभाव की संवेदना को दर्शाती है। यथार्थवाद, यह कहानी मनोरंजन के बजाय जीवन की असलियत और हकीकतों पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति और समाज के यथार्थों को चित्रित किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी जो प्रगतिशील वाले जो लेखक होते हैं वो क्या मानते हैं साहित्य को मनोरंजन का साधन नहीं मानते हैं, वो क्या मानते हैं, इसको सामाजिक बदलाव का साधन मानते हैं, ठीक है। तो ये जो टूल इसका इस्तेमाल करते हैं साहित्य का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यथार्थवाद ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रगतिशील दृष्टिकोण यहाँ देखने को मिलता है, इसमें प्रगतिशील साहित्य की भावना है जो सामाजिक अन्याय और रूढ़ियों पर सवाल उठाती है। मानवीय पीड़ा यहाँ देखने को मिलती है, ये शोषितों की बोझ, उनकी नियति को चित्रित कर मानवीय संवेदना जो है जगाती है, ठीक है। इसके बाद रचनाकार जिन्होंने ये कहानी लिखी है आपकी, उनके बारे में थोड़ा सा देखें तो कालीपट्टनम रामाराव जो है आपके तेलुगु साहित्य के प्रमुख लेखक हुए हैं, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े थे। उनकी कहानियाँ सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं के लिए जानी जाती है। संक्षेप में प्राणधारा एक यथार्थवादी और प्रगतिशील कहानी है जो सामाजिक विषमताओं, विशेषकर दलितों के जीवन की पीड़ा को कालीपट्टनम रामाराव की कलम से जीवंत करती है, ठीक है। सो प्राणधारा कहानी पर आपका कोई भी किस प्रकार का प्रश्न था, आप इसको रेफरेंस लेकर के उसको लिखोगे, राइट। नाउ इसके बाद देखें तो डॉक्टर जयकांतन, व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान, कि जयकांतन का व्यक्तित्व पूछा गया। केवल अगर डॉक्टर जयकांतन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपका केवल हेडिंग लिखा हुआ है जयकांतन, तो आपको उनका साहित्य में क्या योगदान रहा है, मतलब साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है। इसके साथ साथ वो किस प्रकार के व्यक्ति थे वो भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कभी कभी तो इनकी स्टोरी कोई सी पूछ लेंगे, या फिर कभी व्यक्तित्व पूछ लेंगे, या फिर आपको दोनों भी चीज़ें पूछ सकते हैं संक्षेप में। तो पहला उत्तर देखिए, इसमें मैंने आपको एक डिटेल आंसर दिया, एक शॉर्ट आंसर दिया है, तो दोनों को रेफर करके आप चल सकते हो, ठीक है। नाउ परिचय क्या कि डॉक्टर जयकांतन तमिल साहित्य के प्रमुख कथाकार हुए हैं, सामाजिक यथार्थ, वंचित वर्ग और मानवीय स्वतंत्रता के लेखक हैं। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि वो किन किन चीज़ों पर लिखते होंगे, सामाजिक यथार्थ, वंचित वर्ग और मानवीय स्वतंत्रता की, मतलब प्रगतिशील के नज़दीक वो जो लेखक है ये, ठीक है। ना सामाजिक प्रतिबद्धता है उनकी कि जयकांतन का साहित्य जो दलित, श्रमिक और स्त्री जैसे हाशिए के समाज को केंद्र में रखता है। उनकी कहानियां सत्ता और पाखंड का जो है विरोध करती है। समझ में आ रहा है वैसे भी कि प्रगतिशील लेखक इस तरह के होंगे। प्रमुख रचनाएं कैसी है, कौन कौन सी है उनकी, तो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आपका अग्नि प्रवेशम, सिलुंगल, है ना, और उन्नेपोल ओरुवन, इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्ति की जो स्वतंत्र चेतना है नैतिक साहस के साथ उभर करके आती है, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना, नैतिक साहस उभर आता है बेसिकली, है ना। नो इसके बाद आगे चलें तो स्त्री दृष्टि कैसी जयकांतन की, तो जयकांतन की स्त्री की बेसिकली कमजोर नहीं है, खुद से निर्णय लेने वाली स्त्री है। वे स्त्री को सामाजिक नैतिकता की कैदी नहीं मानते, ठीक है। प्रगतिशील वाले जो लेखक होंगे उनकी सोच इसी तरीके की होगी कि वो नारी स्वतंत्रता की जो है बेसिकली हिमायती है, ठीक है। सो जस्ट गिव अ भाषा शैली की बात करें जयकांतन की, तो भाषा कैसी है उनकी कि सीधी है, तीखी है, जनसामान्य की भाषा है, कृत्रिम सौंदर्य नहीं है। क्योंकि उनका मतलब साहित्य का मतलब उनका ये मतलब नहीं है साहित्य की वो ऐसा चमत्कार वाला साहित्य पैदा कर देंगे जिससे कि मतलब जो है आनंद की अनुभूति होगी। नहीं, वो साहित्य को एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि शोषित, दलित या पीड़ित वर्ग उनको जो है
उनका बेसिकली उनके हितों के लिए लिखा जा सके। तो ऐसे हितों के लिए लिखा जाना तो कोई आपको प्रतीकात्मक भाषा नहीं चाहिए। जितनी सीधी और सपाट भाषा होगी उतना ही लेखक जन सामान्य से जुड़ पाएगा। तो बेसिकली इनकी भाषा कैसी है, सीधी, तीखी और जन सामान्य की भाषा। इसमें कृत्रिम सौंदर्य नहीं, जबरदस्ती का सौंदर्य घुसाया हुआ नहीं है, कहने का मतलब ये। ठीक है, निष्कर्ष से क्या कह सकते हैं कि जयकांतन मानवीय स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लेखक है। उनका योगदान भारतीय साहित्य को वैचारिक गहराई देता है। ठीक है, वैचारिक गहराई देता हुआ जो है आपको नजर आता है। सेकंड उत्तर में बेसिकली डॉक्टर जयकांतन के व्यक्तित्व और उनके जो साहित्य उनको अलग अलग से दिखाया गया है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, बाकी आप इसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबी है और इसको थोड़ा सा आपको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। आपका एक दिन का गैप है इसमें, तो आप आराम से इसको कवर भी कर सकते हो। ठीक है, सो डॉक्टर डी जयकांतन तमिल साहित्य के एक दिग्गज, निडर और प्रगतिशील लेखक थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से निम्न वर्ग के जीवन, सामाजिक रूढ़ियों और मानवीय मनोविज्ञान को गहराई से उकेरा। उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सम्मान मिले। उन्होंने अपनी कहानियों पर फिल्में बनाकर निर्देशन में भी हाथ आजमाया। एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे। स्वतंत्र विचारक के रूप में वे तमिल साहित्य में एक अलग मुकाम रखते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये पीडीएफ से पढ़िएगा ताकि ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और आप इसको कवर भी कर पाओगे। नाउ रघुवीर चौधरी, इनका कथा साहित्य और कथा दृष्टि और साहित्यिक महत्व क्या है। ठीक है, सो देखिए, रघुवीर चौधरी आपके गुजराती साहित्य के प्रथम प्रमुख कथाकार रहे हैं। अमृता नामक उपन्यास जो है इनके, अमृता नामक उपन्यास के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, कथा दृष्टि कैसी रही है इनकी, तो उनकी कथा दृष्टि बेसिकली मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है और दार्शनिक, तीनों तरीके की है। ठीक है, व्यक्ति और समाज के बीच द्वंद्व को गहराई से देखते हैं रघुवीर, जो आपके बेसिकली रघुवीर चौधरी जो है। ठीक है, प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, तो उनकी कृतियों में है एक तो अमृता, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दूसरा है वर्तमान, तीसरा है समय और मनुष्य, ये भी उनकी एक कृति है। इनमें क्या देखने को मिलता है जनरली कि व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, इनके सारे हेडिंग्स ऐसे हैं कि इनकी जो भी रचनाएं, उनके हेडिंग सारे ऐसे हैं कि समय और मनुष्य, वर्तमान, इस प्रकार के। तो व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, सामाजिक बंधन स्पष्ट है। ठीक है, इनमें जो है व्यक्ति की जो इंट्रिंसिक जो पीड़ाएं होती है, जो अंदर अंदर मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो पीड़ित होता है, उनका चित्रण ज़्यादा देखने को मिलता है। उनका जो है उन पर इनकी कलम ज़्यादा चलती है बेसिकली। स्त्री चित्रण, तो रघुवीर चौधरी का जो स्त्री चित्रण है वो किस प्रकार का है, वो संवेदनशील है, आत्मचेतन और निर्णयक्षम है। तो प्रगतिशील जो लेखक होते हैं उनकी जो लेखन शैली होती है, उनकी जो राइटिंग्स होती है, उसके अंदर स्त्री महिलाएं कैसी होती है, आदर्शवादी नारी नहीं होती, वो खुद निर्णय लेने वाली स्त्री होती है उनके पात्रों के अंदर। ठीक है, तो उनकी जो नारी होती है वो बेसिकली अवेयर होती है। ठीक है, अपने अधिकारों के बारे में जानती है, वो बेसिकली बोलने वाली स्त्री होती है ना, बोलने वाली औरत टाइप की है ना। तो अमृता की नायिका इसका सशक्त उदाहरण है। राइट, भाषा और शिल्प की बात करें तो भाषा और शिल्प देखो तो संयत है, गंभीर और भावपूर्ण है। ये तीनों चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगी। राइट, इसके बाद देखें तो शिल्प में आधुनिकता और परंपरा का संतुलन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। निष्कर्ष रघुवीर चौधरी व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई के कथाकार है। उनका साहित्य भारतीय कथा साहित्य को जो दार्शनिक ऊंचाई देता है। ठीक है, गुजराती साहित्य के रचनाकार रहे हैं। ठीक है, इस पे अपन ने देखा है, इस प्रश्न के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। बघेई कहानी की प्रतीकात्मकता दलित साहित्य में बाबूराव बागुल का स्थान, अपना अपना कर्ज की भाषा शैली अपन ने देखी है ना। 5 पत्र कहानियों में अभिव्यक्त जीवन दर्शन, ये भी जो है अपन ने देखा है। ठीक है, जीवन दर्शन के बारे में अपन, हालांकि जो क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ा उसके आधार पर आप बना सकते हो इस आंसर को। तो अपन बघेई कहानी की जो है प्रतीकात्मकता पर नजर डालते हैं कि बघेई का ये बेसिकली आपका ओडिशा साहित्य की है। ठीक है, ओडिसी साहित्य की जो है आपकी कविता है, सॉरी कहानी है। ठीक है, बघेई का मतलब होता है द टाइगर। क्या होता है, द टाइगर। ये प्रसिद्ध ओडिया कथाकार गोपीनाथ मोहंती की जो है एक सरल, अत्यंत प्रभावशाली और प्रतीकात्मक कहानी है। गोपीनाथ मोहंती, जिन्हें ओडिया साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है, अपनी रचनाओं में विशेष रूप से आदिवासियों और प्रकृति के अंतर संबंधों को उकेरते हैं। ठीक है, नाउ बघेई कहानी की प्रतीकात्मकता कैसी है, देखो प्रतीकात्मकता की बात करें तो वो किन किन चीज़ों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं और क्या उनसे उभर के आता है। तो पहला है कि आदिम भय और अस्तित्व का प्रतीक है बेसिकली। तो कहानी में बघेई केवल एक हिंसक पशु नहीं है, बल्कि एक आदिम भय का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर सदियों से विद्यमान है। आदिवासी जीवन में जंगल और जंगली जानवर उनके अस्तित्व का हिस्सा है। यह बाघ उस अज्ञात शक्ति या विपत्ति का प्रतीक है जो कभी भी मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर उसे तहस नहस कर सकती है। तो आदिम भय, पुराना भय, ठीक है, और अस्तित्व का प्रतीक, मतलब जहाँ भय आता है वहाँ पे अस्तित्व को खतरा हो जाता है ना। तो ये बेसिकली इसका प्रतीक है। ये बघेई मतलब द टाइगर। ठीक है, द टाइगर, बघेई बेसिकली इसको लैंग्वेज का टच है। बघेई जैसे बाघ बोलते हैं जनरल हिंदी में, ओडिसी में जो इसको बेसिकली आप बोल देंगे बघेई। ठीक है,
प्रकृति बना मनुष्य का संघर्ष भी ये प्रतीक के रूप में नजर आता है यहाँ पे कि बाघ यहाँ प्रकृति की अजेय शक्ति का प्रतीक है। गोपीनाथ मोहंती ने दिखाया है कि मनुष्य चाहे कितना भी साहसी क्यों ना हो, प्रकृति की विशालता और उसकी हिंसक प्रवृत्ति के सामने वह छोटा पड़ जाता है। बघेई का डर पात्रों के मन में इस कदर व्याप्त है कि वह उनके सामाजिक और मानसिक ढांचे को प्रभावित करता है। यह प्रतीक है उस संतुलन का जो तब पैदा होता है जब मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य टूटता है। ठीक है, जब ये सामंजस्य टूट जाए तो वो असंतुलन जो पैदा होगा उससे सब तहस नहस हो जाएगा। राइट, इसके बाद एक प्रतीक आता है यहाँ पे दमित इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक, कि इंसान के अंदर भी तो एक बाघ है ना बेसिकली, या फिर वो जो कृत्य करता है वो भी तो उसके अंदर भी तो बाघ का कोई ना कोई प्रतीक होगा। तो मनोवैज्ञानिक धरातल पर बाघ मनुष्य के भीतर छिपी हिंसक प्रवृत्तियां हैं, दमित इच्छाएं जैसे सप्रेस्ड डिजायर्स का भी प्रतीक हो सकता है। जिस प्रकार बाघ अंधेरे में घात लगाकर हमला करता है, उसी प्रकार मानवीय चेतना के अंधेरे कोनों में छिपे विकार जैसे कि काम, क्रोध और हिंसा अचानक उभर कर मनुष्य के विवेक को खा जाते हैं। कहानी में बाघ का डर पात्रों के भीतर पशु और मनुष्य के बीच द्वंद्व को उजागर करता है। सारी बात आप समझ में आ गई होगी वैसे, है ना। प्रतीक है बेसिकली ये। ठीक है, प्रतीक का मतलब है कि लिखा कुछ और गया बट इशारा कहीं और है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको। चौथा प्रतीक क्या, सामाजिक और आर्थिक शोषण का प्रतीक भी है, कि कुछ आलोचकों के अनुसार बघेई उन बाहरी ताकतों या शोषकों का प्रतीक भी है जो भोले भाले आदिवासी समाज का शिकार करते हैं। जिस प्रकार बाघ चुपके से आकर मवेशियों या इंसानों को उठाकर ले जाते हैं या ले जाता है, उसी प्रकार व्यवस्था और साहूकारी प्रथा आदिवासियों के जीवन में सुख चैन को निगल जाती है। बाघ का आतंक उसकी उस सामाजिक असुरक्षा का प्रतीक है जिसमें गरीब वर्ग हमेशा जीता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। बाघ का मतलब यहाँ पे अंग्रेज भी हो सकते हैं, साहूकार भी हो सकते हैं, या पैसा वाला धनी वर्ग भी हो सकता है जो गरीबों पर क्या करता है, उनका शोषण करता है गरीबों का। मृत्यु का अपरिहार्य प्रतीक भी यहाँ बाघ नजर आता है कि अंततः बघेई मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, वह एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। कहानी में बाघ की आहट और उसका साया ये दर्शाता है कि मृत्यु हमेशा अपने आसपास या हमारे आसपास मंडराती रहती है। पात्रों का बाघ से डरना दरअसल अपनी जीवन शक्ति को बचाए रखने का संघर्ष ही तो है। वास्तविक संदर्भ क्या कह सकते हैं। देखो दरअसल क्या था, बात दरअसल ये थी कि बैकग्राउंड क्या था कि ओडिशा का जो कोरपुट जो आदिवासी क्षेत्र है ना के अंचलों में बाघ और मनुष्य का रिश्ता बहुत गहरा और जटिल रहा है। ठीक है, गोपीनाथ मोहंती ने अपने आंखों से आदिवासियों को बाघों के साए में जीते देखा था। वास्तविक जीवन में भी वे भय सबसे बड़ी शक्ति है जो समाज को नियंत्रित करती है। असल जीवन में भी यही है ना कि भय के कारण ही तो इंसान काम करता है। भय किसका, घर का, भय किसका, समाज का, भय किसका, कानून का, है ना। यही तो भय है, तभी तो व्यक्ति कुछ अगर काम नहीं करेगा पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, ये भी तो भय है ना। समाज के लिए अगर समाज के नियमों का उल्लंघन कर देगा, समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा, ये भी तो भय है ना। अगर कोई कैसी ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न होगा तो कानून के शिकंजे में फंसेगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये भी तो भय है। तो दरअसल क्या है यहाँ पे भय, कि वास्तविक जीवन में भी भय सबसे बड़ी शक्ति है जो समाज को नियंत्रित करती है। इसीलिए तो भेड़ चाल नहीं, मतलब इंसानों और जानवरों में क्या 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 यही तो डिफरेंस क्रिएट करता है कि भय का होना कितना जरूरी है। भय हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव ही नहीं होता है। कंटेक्स्ट में भय जो है अच्छा बन जाता है, बुरा बन जाता है। राइट, बघेई कहानी ये संदेश देती है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के बाघ पर विजय नहीं पाता वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि बघेई कहानी अपनी संगठन प्रतीकात्मकता के कारण केवल एक शिकारी की कहानी न रहकर मानवीय नीति की कहानी बन जाती है। गोपीनाथ मोहंती ने बाघ के माध्यम से भय, प्रकृति और मानव मन के गहरे रहस्यों को सफलतापूर्वक बुना है। बेसिकली बघेई पूरी कहानी ही जो क्या है, प्रतीक है बेसिकली, है ना। काफ़ी सारे प्रतीक है इसके अंदर, सब कुछ प्रतीक के अंदर ही चलती है, पूरी प्रतीक में बंधी हुई कहानी है बेसिकली है। ठीक है, सो इस प्रकार आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा अभी कुछ प्रश्न और बाकी है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इट विल बी बेस्ट कि आप इसको PDF से रीड कर, क्योंकि रीड करना आसान है, ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको फटाफट से 2-4 पॉइंट बता देता हूँ डिटेल आंसर में, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर दोनों है। ठीक है, सो आप चाहो तो शॉर्ट पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लॉन्ग से पढ़ के थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा इसको एक्सपेंड कर सकते हो, नॉलेज की जो आपका ठीक है पटल है उसको। एक अविस्मरण में यात्रा की केंद्रीय समस्या क्या है, ये भी आपका काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखो बड़े आंसर से, लॉन्ग आंसर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि प्रमुख संदर्भ क्या है इसमें, कि आधुनिक जीवन का द्वंद्व और मानवीय संवेदना नजर आती है। ये इसका मुख्य जो है आपका केंद्रीय समस्या यही है कि आधुनिक जीवन और मानवीय संवेदना, मतलब आज के समय पे सबसे बड़ा द्वंद्व क्या है कि खुद का स्वार्थ और दूसरों समाज कल्याण, दोनों ही जो व्यक्ति को है जो द्वंद्व में डालते हैं बेसिकली। तो आधुनिकता बनाम मानवीय संवेदना, की आधुनिकता का वर्ण करें या मानवीय संवेदना के जो है वाहक बने। पीढ़ीगत अंतराल भी यहाँ देखने को नजर आता है ना। तो
इस प्रकार जो है कहानी, जैसे कि यहाँ पे कहानी में अक्सर एक समस्या पुरानी और नई पीढ़ी के विचारों का टकराव भी है, जो आज भी नजर आता है ना। सुविधाओं और गतियों को महत्व देती है, वहीं पुरानी पीढ़ी अनुभवों और यादों को समझने पर जोर देती है। यात्रा के दौरान ये अंतराल और स्पष्ट हो जाता है। संवाद की कमी, आज गैप जो आ रहा है वो भी तो इसी में है, ठीक है। तो आधुनिकता से अगर कोई रिलेटेड आता है तो वो आज के कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाएगी उसके बारे में। अपरिचितों के प्रति अविश्वास, डेफिनेटली पहले आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में अगर कोई अपरिचित मिल जाता था या फिर ऐसा कोई अजनबी मिलता था, फिर भी उस पर विश्वास करके उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता था समाज। बट आज जो अपरिचित है उनके प्रति तो भयंकर अविश्वास है ना। तो ऐसा होता है। प्रकृति से लगाव भी आज ज़्यादा है, ठीक है। आत्म साक्षात्कार और पहचान का संकट भी आज ज़्यादा है, ठीक है। और ये वास्तविकता के संकट में, वास्तविक संदर्भ में देखो तो आज पर्यटन टूरिज्म आप देखते हो कि देखें तो क्या होता है कि लोग किसी भी जगह शांति महसूस करने के बजाय केवल सेल्फी और सोशल मीडिया पर डालने में व्यस्त रह जाते हैं। एक अविस्मरणीय यात्रा में ऐसी समस्या पर चोट करती है कि हम क्षणों को जीने के बजाय रिकॉर्ड करने में लगे हुए हैं। वास्तविक यात्रा वह है जो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन नहीं, न कि जो फोटो एल्बम तक सीमित रह जाए। तो बेसिकली बात ये है, ठीक है। सो ये आपका अपना अपना कर्ज खाने की भाषागत विशेषताएं, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया है, ठीक है। आप PDF से रीड कर लेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये आपका डिटेल आंसर यहाँ पे वापस, ताकि आपको जो है थोड़ा आपके पास चूँकि समय है तो आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं PDF से, ठीक है ना। इसके बाद में ऑलमोस्ट मैंने जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं वो सारे एक बार मैंने आपको बता दिए हैं। टोबा टेक सिंह के बारे में पन्ने पे देखा, सादत हसन मंटो की कहानी है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखें तो बस तो यही एंड करते हैं। आपके सारे पेपर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। मेरी तरफ से आपको सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर कोई थोड़ा सा करेक्शन हो तो आप एक बार पिंड कमेंट में, मैं अगर कोई चीज़ करेक्शन होती है तो मैं नीचे कमेंट में पिन कर देता हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ आपके एग्ज़ाम एंड हो रहे हैं। आई होप यू ऑल द बेस्ट। इसी के साथ आपकी शायद MA कंप्लीट हो जाएगी। एंड फिर कभी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब भी कभी आइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इसके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियोज़ में। Till then, thank you so much for watching till then, and I hope you all the best. You will do wonders in your life, and Jai Hind.